हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी की लूसेंट की बुक पूरी की पूरी। इस सीरीज़ में मैं आपको पूरी की पूरी बुक कराऊंगा। देखिए, अगर आप भी किसी एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि सामान्य हिंदी आती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। और देखिए, एसएससी जीडी जो कि आजकल भर्ती चल रही है, प्रक्रिया में है, एसएससी जीडी के लिए मैं बता दूं कि इसका जो स्कोर है 25 में से 23 प्लस का स्कोर रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें सामान्य हिंदी आती है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। चलिए, आज की ये सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। और सीरीज़ का देखिए, बुक का जो पहला लूसेंट की बुक का जो पहला है, इसमें वो है, पहला जो लेसन है वो हिंदी भाषा और उसका मुख्य तथ्य है, ठीक है। चलिए, हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपके पास में या पड़ोस में कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं, बच्चा है या कोई भाई या बहन ऐसा है जो कहीं पर ऑनलाइन कोचिंग नहीं कर सकता, ऑफलाइन के लिए पैसे घर पे पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए ये सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको पहुँचाएँ, ताकि वो इस सीरीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सकें। देखिए, ज़रूरतमंद लोगों को आप इस सीरीज़ को पूरी तरह से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का स्टार्ट करते हैं, आज की सीरीज़। और आज की सीरीज़ का ये पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लूसेंट की बुक का पहला जो लेसन है वो हिंदी भाषा और उसका मुख्य तत्व, ठीक है। चलिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाता है हिंदी भाषा का विकास। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा के विकास में देखिए वर्गीकरण है इनको। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक विश्लिष्ट भाषा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी क्या है, वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है, ठीक है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार ये यूपी पुलिस में पूछ लिया गया है, ठीक है। अभी जो 18-19 में जो भर्ती हुई हैं, उनमें से किसी एक भर्ती में ये भारोपीय परिवार की जो भाषा है ये पूछ ली गई है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस लाइन को मैं कलर करता हूँ, ठीक है, टिक करता हूँ, या जिस पॉइंट को मैं टिक करता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप कॉपी या पेन लेकर बैठे हैं तो उस टॉपिक को या उस पॉइंट को आप लिख लीजिए। देखिए, नोट्स किस तरह से बनाने होते हैं मैं बता देता हूँ। नोट्स आपको बनाने होते हैं कीवर्ड के हिसाब से। देखिए, सब कुछ नहीं लिखा जाता, कीवर्ड लिखे जाते हैं, जो मेन कीवर्ड हैं। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। तो आपको भारोपीय परिवार लिख लेना और उसके पीछे लिख देना है हिंदी, ठीक है। आपको ये पूरी की पूरी लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, आगे चलते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने वाले के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ठीक है। बोलने के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है। और देखिए, इनमें इसका वर्गीकरण किस तरह से किया है। भाषा परिवार यहाँ पर दे दिए हैं। भाषा परिवार हैं, देखिए, भारोपीय परिवार है, ये 73% बोलने वालों का है। और द्रविड़ है 25%, ऑस्ट्रिक हैं 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%, ठीक है। तो ये आपके भाषा परिवार, बोलने वाले भाषा परिवार हैं कि जो इतने लोग इसमें भारत में इस भाषा को बोलते हैं। आगे चलती है। हिंदी भारोपीय, भारत यूरोपीय। ठीक है, भारोपीय का मतलब क्या है, भारत अथवा भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है, ठीक है। तो ये भाषा कैसी है, भारोपीय, भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी भाषा के भारतीय आर्य की एक उपशाखा की एक भाषा है, ठीक है। भारतीय आर्य भाषा
कि 3 कालों में व्यक्त किया जाता है। जो भारत की आर्य भाषा है उसको कितने कालों में व्यक्त किया जाता है? 3 कालों में। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 3 काल हैं इसके। देखिए सबसे पहला है प्राचीन भारतीय 1500 ईसा पूर्व से वैदिक संस्कृत व, ठीक है। और इसका जो आर्य भाषा है प्रारंभिक भारतीय आर्य भाषा, इसका 500 ईसा पूर्व से। और उदाहरण है लौकिक संस्कृत, जो कि लौकिक संस्कृत है वो प्रारंभिक आर्य भाषा है। और मध्यकालीन भारतीय की है 500 ईसा पूर्व, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है। आर्य भाषा मध्य आर्य भाषा है ये 1000 ईसा पूर्व, इसका टाइम है 1000 ईसा पूर्व। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है 1000 ईसा पूर्व से अब तक। हिंदी में हिंदीतर भाषा बंगला, ठीक है। बंगला के बाद उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि, ठीक है। ये सभी क्या है? हमारी आरंभिक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। चलिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में देख लेते हैं। नाम है वैदिक, संस्कृत, लौकिक, ठीक है। और अन्य नाम है, देखिए इनके छंद है। और ये यस्क पाणिनि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और इसके आगे चलते हैं। लौकिक संस्कृत और संस्कृत का प्रयुक्त नाम है। भाषा है पाणिनि द्वारा 1000 से 500 ईसा पूर्व इसका समय है, ठीक है। मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको इस तरह से लेके चल रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए, ठीक है। अगर बाई चांस आपके मान लो 2 क्वेश्चन छूट जाते तो आप 23 पर ही रुक जाओगे, लेकिन मुझको चाहिए 25 में से 30 प्लस, ठीक है। तो एक भी पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं जिसमें से क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। देखिए कभी कभी काल पूछ लेता है, तो मैं आपको एक ही पॉइंट इसमें नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें देखिए प्राकृतिक प्रथम प्राकृतिक काल पाली का 500 ईसा पूर्व से भारत की प्रथम देश भाषा। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पौली में हैं। द्वितीय प्राकृतिक काल है एक, ये 500 ईस्वी तक है इसका, ठीक है। इसका 500 ईस्वी तक है। और ये भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृतिक में हैं। देखिए एक जो एग्ज़ाम हुआ था, शायद यूपी पुलिस में किसी न किसी भर्ती में ये पूछ लिया गया था कि जो, और आपका जीके में भी पूछ लिया जाता है कि जो भगवान बुद्ध ने सारे उपदेश किस में दिए थे? आपके पौली में दिए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो और यूपी पुलिस में किस तरह से पूछा गया था? यूपी पुलिस में ये पूछा गया था जो भारत की प्रथम देश भाषा है वो कौन सी थी? तो देखिए प्राकृत पाली थी, ठीक है। तृतीय आ जाता है, तृतीय प्राकृतिक काल अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी, ठीक है। अभट्ट 900 से 1100 ईस्वी, संक्रमणकालीन भाषा, ठीक है। अब आता है यहाँ पर आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी, प्राचीन हिंदी का जो समय है वो 1100 से ईस्वी से 1400 ईस्वी, ठीक है। और मध्यकालीन हिंदी का है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी। आधुनिक हिंदी का है 1850 से अब तक, ठीक है। और हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। कई पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है? हिंदी भाषा की आदि जननी है संस्कृत। और संस्कृत पौली प्राकृतिक भाषा से ही होती है और अपभ्रंश तक पहुंचती हुई फिर से अपभ्रंश अवध से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी के रूप में ले लेती है, ठीक है। हिंदी का रूप ले लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। अपभ्रंश से माना जाता है। आगे चलिए, हिंदी विकास का क्रम देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हिंदी भाषा के विकास का क्रम हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ये लगभग कितना भी हाई लेवल का एग्ज़ाम सही, चाहे कहीं कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, ये उसमें आ जाता है। इसका विकास का क्रम क्या है? देखिए, संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अवध, प्राचीन अथवा प्रारंभिक हिंदी।
विकास चिन्ह को, जो ये संकेत है ये विकास का चिन्ह है, यानी सबसे पहले आई संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अपभट्ट, ठीक है। अपभट्ट के बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। तो इस तरह हिंदी का यहाँ से जन्म हुआ, ठीक है। अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी, स्वयंभू कवि, स्वयंभू कवि हैं, देखिए 8वीं सदी के कवि कौन से हैं, स्वयंभू। देखिए इनका जो नाम वगैरह है इनको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वयंभू कितने 8वीं सदी के हैं, ये स्वयंभू 8वीं सदी के कवि हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना, ये स्वयंभू हैं 8वीं सदी के कवि, ठीक है, जो कि 13वीं सदी तक जारी रहा। जो इनका अपभ्रंश का विकास है आरंभिक 8वीं सदी से 13वीं सदी तक हुआ। अपभ्रंश है अप धन भ्रंश प्लस घट, अब ठीक है। शब्द आदि के शाब्दिक अर्थ है पतन, किंतु अपभ्रंश साहित्य में अभिष्ट है प्राकृत भाषा, ठीक है। भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य है। तो देखिए ये लाइन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, और ना ही इसमें से कुछ इतना पूछने वाला है, ठीक है। देखिए अपभ्रंश भाषा के विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। इसमें साहित्य का प्रारंभ 8वीं सदी स्वयंभू कवि, देखिए इनको याद रखना, स्वयंभू कवि से हुआ, जो कि 13 सदी तक जारी रहा। अपभ्रंश अप धन भ्रंश प्लस घट, ठीक है। शब्दों को ये शाब्दिक अर्थ है पतन, इसका शाब्दिक अर्थ है पतन, किंतु अपभ्रंश साहित्य के अभिष्ट प्राकृतिक भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य है, ठीक है। प्रमुख रचनाकार हैं स्वयंभू, अपभ्रंश का वाल्मीकि और अर्थात राम काव्य, और धनमाल है, ठीक है। तो कवि हमको याद रखने हैं, और पुष्पंद, सहरपा, कड़हपा, ठीक है, आदि सिद्धों की रचनाएं, ठीक है। आगे चलते हैं। अपभ्रंश के आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास। अपभ्रंश से जो हमारी आधुनिक आर्य भाषा है उसका विकास कैसे हुआ। देखिए अपभ्रंश के भेद हैं सौरसैनी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये किसके अंतर्गत आती हैं, सौरसैनी के अंतर्गत आती है, जो कि अपभ्रंश का एक भेद है सौरसैनी, उसके अंतर्गत आती है। अर्धमागधी या पूर्व हिंदी, और मागधी में आती है बिहारी, उड़िया, बंगला, ठीक है। आगे चलते हैं। बंगला के बाद असमिया भी आ जाती है इसी में, और उसके बाद है खस, ठीक है। खस में क्या आती है, पहाड़ी सौरसैनी से प्रभावित, और ब्रांचड़ पंजाबी सौरसैनी से प्रभावित है ये भी। उसके बाद सिंधी आ जाती है, और महाराष्ट्री में आ जाती है मराठी, ठीक है। अपभट्ट का बात कर लेते हैं आप। अपभट्ट, देखिए अपभट्ट में क्या है, अपभट्ट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है, इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परिवर्तित अपभ्रंश कह सकते हैं, ठीक है। तो अपभ्रंश से और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की संक्रमणकालीन भाषा है, और कालखंड में 900 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया जाता है। जो इसका समय है, जो अपभट्ट का जो समय है वो 900 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया जाता है। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, और सबसे मेन बात है कि आप उस ज़रूरत वाले व्यक्ति तक पहुंचाना जो कि कोचिंग में नहीं जा पा रहा है, अपनी तैयारी सही से नहीं कर पा रहा, उस सीरीज को प्लीज़ वहां तक ज़रूर पहुंचा देना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब्दुल रहमान, दामोदर, पंडित, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को अपभट्ट या अपभट्ट कहा, ठीक है। विद्यापति प्राकृतिक की तुलना में अपनी भाषा को मधुरतर बताते हैं। देसिल बयाना, सब जन मिठा तेसन जमाओ अपभट्टा, अर्थात देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसे अपभट्टा कहा जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, अपभट्टा कहा जाता है। प्राचीन रचनाकार अधमाड़, अब्दुल रहमान और दामोदर पंडित, ज्योतिश्वर ठाकुर और विद्यापति की कार्तिक कला, देखिए इसको याद रखना, ठीक है। कार्तिलता और रोड कवि, ठीक है।
प्राचीन या पुरानी हिंदी, प्रारंभिक या आरंभिक हिंदी, अब आदिकालीन हिंदी, इन सभी के बारे में बताया यहाँ पर। आगे देखिए, मध्यकालीन भाषा, भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारिणी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। प्राचीन हिंदी से लोक अभिप्राय है अपभ्रंश अपभट्ट के बाद की भाषा। जो प्राचीन हिंदी है उससे क्या अभिप्राय है? अपभ्रंश अपभट्ट के बाद की भाषा प्राचीन हिंदी है। हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल है। हिंदी का आदिकाल हिंदू भाषा का शिशुकाल है। यह वह काल है जब अपभ्रंश अपभट्ट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था और हिंदी की बोलियों के निश्चित व स्पष्ट रूप विकसित नहीं हुए थे। ठीक है, वह काल है जब इसके निश्चित रूप और स्पष्ट रूप विकसित नहीं हुए थे। ठीक है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति देखिए, अब आता है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई थी, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में आते हैं। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित है। विवादित है कि अधिकांश विदेशी यात्री और आक्रांता उत्तर पश्चिम में सिंहद्वार से ही भारत आए। ठीक है, भारत आए और भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन के लिए सिंधु का देश था, ईरान फारस के साथ भारत में बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। सिंधु हिंदू स का है में तथा ध का द में परिवर्तन पल्लवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन। ठीक है, पल्लवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन हिंदू से हिंद बना और फिर हिंद से फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से, जो कि फारसी भाषा के संबंध कारक है ना, संबंध कारक है ई लगने से। तो एक तो आपको यहाँ पर ये जानकारी मिल गई कि जो ई है वो किसका, फारसी भाषा का। ठीक है, कि प्रत्यय लगने से हिंदी बन गया। ठीक है, हिंदी बन गया। हिंदी का अर्थ है हिंद का। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई। आगे चलकर यह शब्द हिंद की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, तो हिंदी का हमने काल पढ़ लिया, किस तरह से लोग आए, सिंधु को हिंदू कहा। ठीक है, और फिर किस तरह से इसमें ये फारसी का प्रत्यय जुड़ जाता है और फिर जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हो जाती है हिंदी की, और फिर हिंदी को उन हिंदू की भाषा कहा गया। ठीक है, उपयुक्त से हमें 3 बातें सामने आती हैं। देखिए, पढ़ लेते हैं इनको भी। देखिए, 3 बातें क्या गए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ है। सिंधु हिंदू, हिंद प्लस ई बराबर हिंदी। ठीक है, और हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, न कि हिंदी भाषा का है। देखिए, एक तो ये आपको याद रखना है कि हिंदी किसका शब्द है, फारसी भाषा का। हिंदी किसका शब्द है, फारसी भाषा का है। यह ऐसे ही है जैसे बच्चा हमारे घर जन्मे और उनका नामकरण हमारे पड़ोसी करें। हालांकि कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा में ही दिखाने की कोशिश की है, जैसे हनन करने वाला प्लस दुष्ट दुष्ट का है हिंदू, अर्थात दुष्टों का हनन करने वाला। ठीक है, तो दुष्टों का हनन करने वाला, उन लोगों के लिए भाषा हिंदू अर्थात दीनों का दहन करने वाला हिंदू और उनकी भाषा हिंदी। चूँकि इन व्युत्पत्तियों के प्रमाण कम अनुमान अधिक है, इसलिए सामान्य इन्हें स्वीकारा नहीं जाता। देखिए, हो सकता है आपको ये क्लास बोरिंग सी लगे, लेकिन मैं आपको एकदम हिंदी के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आपको फिनिशिंग पॉइंट तक एकदम सही मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। मुझको करानी है लूसेंट की बुक एकदम सही तरीके से, मैं एकदम सही तरीके से ही कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और आपका क्या करना है, आपको उस ज़रूरतमंद इंसान तक पहुंचाना है, उस ज़रूरतमंद भाई या बहन तक पहुंचाना है जिसको इस क्लास की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी के 2 अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी, और हिंदी में हम वतन हिंदुस्तान हमारा, है ना। इकबाल की जो लिखी हुई रचना है, ये हिंद का वतन हिंदुस्तान हमारा इकबाल की रचना है। ठीक है, और हिंदी भाषा, हाँ, यह बात अलग है कि अब यह शब्द इन 2 आरंभिक अर्थों से पृथक हो गया है। इस देश के निवासियों, ठीक है, इस देश के निवासियों को अब कोई हिंदी
नहीं कहता, बल्कि भारतवासी या हिंदुस्तानी आदि कहते हैं। दूसरे, इस देश की व्यापक भाषा के अर्थ में भी अब हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं जो सब हिंदी नहीं कहलाती। बेशक ये सभी हिंदी की भाषाएं हैं, लेकिन केवल हिंदी नहीं है। उनमें हम पंजाबी, बंगला, असमिया, उड़िया, मराठी आदि नामों के पुकारते हैं, इसलिए हिंदी को इन सब भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि हम सभी भाषाओं के लिए एक हिंदी का ही प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन इन जो सभी भाषाओं का जो जन्म है वो हिंदी से ही हुआ है। ठीक है, आ जाते हैं ये कि देखिए प्रमुख रचनाकार हैं। हिंदी भाषा विशेष का वाचक नहीं है, बल्कि यह भाषा समूह का नाम है। हिंदी जिस भाषा समूह के नाम है उसे आज से हिंदी प्रदेश की 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां शामिल थीं। बोलियों में ब्रजभाषा, अवधी एवं खड़ी बोली को आगे चलकर मध्यकाल की महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। सबसे पहले आ जाती है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रजभाषा प्राचीन हिंदी काल में ब्रजभाषा अपभ्रंश अपभट्ट से ही जीवन रस लेती है। अपभ्रंश अपभट्ट की रचनाएं में ब्रजभाषा के फूटते हुए अंकुर को देखा जा सकता है। ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ सुधीर अग्रवाल का प्रबोधन चरित है। इसका जो टाइम दिया हुआ है 1354 ईस्वी में दिया हुआ है। तो ठीक है, ब्रजभाषा में जो सुधीर अग्रवाल की रचना है प्रबोधन चरित, इसको याद रखना है। ठीक है, तो अपभट्ट की रचना ब्रजभाषा, तो ये ब्रजभाषा अपभट्ट की रचना ही है। ठीक है, अपभट्ट से ही निकली है। आगे चलते हैं। अवधी आ जाती है। देखिए अवधी के बारे में पढ़ते हैं। अवधी की पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंदायान या लोरकहा 1370 मानी जाती है। इसके उपरांत अवधी भाषा के साहित्य का उत्तरोत्तर विकास होता गया। इसके बाद में इसका उत्तरोत्तर विकास होता गया 1370 के बाद। अब आ जाती खड़ी बोली। देखिए खड़ी बोली में क्या है। प्राचीन हिंदी काल में रचित खड़ी बोली साहित्य में खड़ी बोली के आरंभिक प्रयोगों से उसके आदि रूप या बीज रूप का आभास मिला है। खड़ी बोली का आदिकाल रूप सहरपा आदि सिद्धों, गोरखनाथ आदि नाथों, अमीर खुसरो जैसे सूफियों, जयदेव, नामदेव, रामानंद आदि संतों की रचनाएं हैं उपलब्ध हैं। इस रचनाओं में हमें अपभ्रंश अपभट्ट से निकली हुई खड़ी बोली स्पष्ट दिखाई देती है। तो देखिए जो गोरखनाथ, नामदेव, जयदेव, रामानंद, सहरपा, अमीर खुसरो, ये क्या है, अवधी जो कि खड़ी बोली से निकली हुई स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, ये अवधी के लिए हैं, जाने जाते हैं। ठीक है, खड़ी बोली, खड़ी बोली के लिए जाने, सॉरी अवधी के लिए नहीं, ये सब खड़ी बोली के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी में मध्यकाल में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया तथा उसकी प्रमुख बोलियां विकसित हो गईं। इस काल में भाषा के 3 रूप सामने आए, ब्रजभाषा, अवधी व खड़ी बोली। देखिए ये 3 रूप मैंने अभी ऊपर बताए हैं। तो इसके 3 रूप आए, ब्रजभाषा और अवधी का अत्यधिक साहित्य विकास हुआ तथा तत्कालीन ब्रजभाषा साहित्य को कुछ देशी राज्यों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त मध्यकाल में खड़ी बोली के मित्रत्व रूप में साहित्य में प्रयोग होता है। इसी खड़ी बोली को 14वीं सदी में दक्षिण में प्रवेश हुआ, अतः इसका साहित्य में अधिक प्रयोग हुआ। 18वीं सदी में खड़ी बोली को मुसलमान शासकों का संरक्षण मिला तथा इसके विकास में नई दिशा मिली। ठीक है, खड़ी बोली को किसका संरक्षण मिल जाता है, 18वीं सदी में मुसलमानी शासकों का जो मुगल थे उनका संरक्षण मिल जाता है, तो इसका अधिक विकास हो गया वहाँ पर। देखिए प्रमुख रचनाकार में हिंदी के मध्यकाल में मध्य देश की महान भाषा परंपरा के उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह ब्रजभाषा ने किया। तो देखिए पूरा निर्वाह किसने किया, ब्रजभाषा ने। यह अपने समय में परिनिष्ठ व उच्च कोटि की साहित्य भाषा थी। अपने समय में उच्च कोटि की और साहित्य की भाषा थी, जिसको गौरवान्वित करने का सर्वाधिक श्रेय हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों को है। हिंदी के जो कृष्ण भक्त कवि थे उनको इसका श्रेय जाता है। पूर्व मध्यकाल में कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य में ब्रजभाषा का चरम विकास किया। पुष्टि मार्ग, शुद्धदांत संप्रदाय के सूरदास और जिनकी ये रचना है सूरसागर। ठीक है, सूरदास की देखिए इस रचना सूरसागर को आप टिक कर लेना, लिख लेना, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इसको देखिए टिक कर लेना। ठीक है,
तो सूरदास की सूरसागर और नंददास की निम्बाक, ठीक है। निम्बाक को भी, ये सूरदास की सूरसागर और निम्बाक, ठीक है, इनकी नंददास, ठीक है, नंददास की निम्बाक है। अब आ जाते हैं देखिए यहाँ पर, इसको देखिए, संप्रदाय के श्री भट्ट चैतन्य संप्रदाय के गांधर भट्ट, ठीक है, गांधर भट्ट राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश श्री कृष्ण की बांसुरी के अवतार एवं संप्रदाय। देखिए ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए अब यहाँ से देखिए, अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, इन्हें सर्वप्रमुख स्थान सूरदास का, जो सर्वप्रमुख स्थान है वो किसका है, सूरदास का। देखिए यहाँ से देखिए, इनमें सर्वप्रमुख स्थान सूरदास का है, जिन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। तो देखिए ये लाइन हमारी इम्पोर्टेंट है, हम इसको याद रखना है। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है, ठीक है। उत्तर मध्यकाल में रीतिकाल में अनेक आचार्य कवियों ने ब्रजभाषा के लाक्षणिक एवं रीति ग्रंथ लिखकर ब्रजभाषा के साहित्य को समृद्ध किया। तो ब्रजभाषा के साहित्य को समृद्ध किया। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, मतीराम बिहारी, देव पभाकर, भिखारी दास, सेनापति, मतीराम आदि तथा रीतिमुक्त कवियों में घनानंद, आलम, बोधा आदि प्रमुख हैं। ब्रजबोली बंगाल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रचारित भाषा का नाम है। तो ब्रजबोली प्रचारित भाषा का नाम है, ठीक है। देखिए इसको देख लीजिए। अवधि, अब आते हैं, बात अवधि पर करते हैं। अब देखिए इन कवियों का, जो ब्रजभाषा के कवि हैं, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केशवदास, मतीराम, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अवधि के बारे में आते हैं। अवधि को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी प्रेम मागरी कवियों को है। कुतुबन की मृगावती, जायसी की पद्मावत। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोहम्मद जायसी की जो ये रचना है पद्मावत। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है, पद्मावत के रचनाकार कौन है, ठीक है, और जायसी हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए मंझन, ये मधुलावती मंझन की, ठीक है, इसको पूछ लिया जाता है। आलम और इसके उस्मान चित्रावली, और नूर मोहम्मद की इंद्रावती भी पूछ ली गई है। निसार, कासिम शाह की हंस जावेरी, शेख निसार की यूसुफ जुलेखा, और अली शाह की प्रेम चिंगारी आपको याद रखनी है, ये किसकी है, अली शाह की है। आदि को सूफी कवियों ने अवधि के साहित्य की गरिमा प्रदान की, ठीक है। इनमें सर्वप्रमुख थे जासी की जो पद्मावत है, सर्वप्रमुख थे जासी। अवधि को रामभक्त कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। देखिए दोस्तों, इन्होंने अपनी जो अभिव्यक्ति का, इन्होंने इसको अवधि को माध्यम बना लिया। विशेषकर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना बैसवाड़ी अवधि में कर अवधि भाषा को जिस साहित्य ऊंचाई पर पहुंचाया वह अतुलनीय है। जो अवधि को, जो साहित्य की जो भाषा है ऊंचाई पर पहुंचा दिया, वो अतुलनीय। किसने, तुलसीदास ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है तुलसीदास का ये योगदान याद रखना है कि देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना बैसवाड़ी में कर दी, ठीक है। और अवधि भाषा को, जिस साहित्य अवधि भाषा का जो विकास किया है ना, उसमें तुलसीदास का बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। मध्यकाल में साहित्यिक अवधि का चरमोत्कर्ष दो कवियों में मिलता है, जासी और तुलसीदास में। जासी ने यहाँ जहाँ अवधि का ठेठ ग्रामीण रूप मिलता है, वहाँ तुलसी को यहाँ अवधि का तत्समुखी रूप मिलता है, ठीक है। सूफी द्वारा प्रचारित अवधि भाषा का नाम है, ठीक है, गोहारी या गोयारी, जो सूफियों द्वारा प्रचारित जो भाषा है उसका नाम है। अब आ जाते हैं देखिए खड़ी बोली मध्यकाल में खड़ी बोली का मुख्य केंद्र उत्तर से बदलकर दक्कन में हो गया। इस प्रकार मध्यकाल में खड़ी बोली के दो रूप हो गए, उत्तर हिंदी व दक्कनी हिंदी। देखिए दो रूप कहाँ कहाँ से हो गए, उत्तर हिंदी और दक्कनी हिंदी। कबीर, नानक दादू, मलुकादास, रजब आदि संतों ने गंग के चंद छंद वर्ण की महिमा, देखिए इनको याद रखना, गंग की है, ठीक है। ये बहुत बार पूछ लिया गया है, चंद छंद वर्ण की महिमा किसकी रचना है, ठीक है। रचना में पूछ लिया जाता है महिमा, तो ये किसकी है, गंग की। रहीम के मदकनाष्टक, आलम के सुदामा चरित और जटमल की गौरा बादल की कथा। देखिए जटमल की गौरा बादल की कथा, इसको याद रखना।
जटमल की गौरा बादल की कथा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है। जटमल की गौरा बादल की कथा, बली सौदा इंसा नज़ीर की आदि दक्कनी व उर्दू के कवियों की कुतुसब, भोगलू पुराण जो कि ये 17वीं सदी का, देखिए कुतुस्तम ये 17वीं सदी का और भोगलू पुराण 18वीं सदी है। संत प्राणनाथ के कुलजम स्वरूप आदि में मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पर खड़ी बोली भारतेंदु पूर्व युग खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के दो रचनाकारों सदा सुखलाल नियाज और जिनकी सुख सागर है, सदा सुखलाल की सुख सागर, मुंशी इंसा अल्लाह खां, ठीक है, इनका नाम है मुंशी इंसा अल्लाह खां पूरा नाम है, और रानी केतकी की कहानी इनकी जो रचना है ये, तथा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के दो भाषा मुंशियों लल्लू लाल जी की प्रेम सागर सदा सुखलाल मिश्र, ठीक है, नासिक के तोपाख्यान के नाम से उल्लेखनीय है। ठीक है, देखिए एक तो रानी केतकी की कहानी कई बार पूछ ली जाती है, और इसके बाद ये सदा सुखलाल की नासिक के तोपाख्यान, ठीक है, के नाम से उल्लेखित पूर्व भारतेंदु पूर्व युग में प्रमुख संघर्ष हिंदी के स्वीकृत और प्रतिष्ठा को लेकर, भारतेंदु पूर्व युग की रचना है ये। ठीक है, इनको याद रखना, भारतेंदु पूर्व युग की ये रचना है। मुख्य संघर्ष हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर था। इस युग में दो प्रसिद्ध कवि लेखकों राजा शिव प्रसाद सितारिंद व राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी के स्वरूप को निर्धारित करने के प्रश्न पर दो सीमांतों का अनुमान किया। राजा शिव प्रसाद ने हिंदी का गंवारूपन दूर कर उसे उर्दू मुल्ला बना दिया, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृत से हिंदी का समर्थन किया। भारतेंदु युग, आज देखिए भारतेंदु युग की शुरुआत कहाँ से होती है, 1850 ईस्वी से हो जाती है भारतेंदु युग की शुरुआत। इन दोनों के बीच सर्वान्य हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा का गद्य साहित्य की विविध विधाओं ऐतिहासिक कार्य भारतेंदु युग में हुआ। हिंदी सही मायने में भारतेंदु के काल में नई चाल से ढली और उसके समय में हिंदी गद्य में बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ। उन्होंने न केवल स्वयं रचना की बल्कि अपना एक लेखक मंडल भी तैयार किया जिसे भारतेंदु मंडल कहा गया। भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि गद्य रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम रूप से अपनाकर युगान रूप स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया, लेकिन पग रचना के मामले में ब्रजभाषा या खड़ी बोली को अपने के प्रसंग पर विवाद बना रहा है, जिसका अंत द्विवेदी युग में जाकर हुआ। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है हमको इसमें, यहाँ से हमको क्या लेना है, यहाँ से हमको ये लेना है कि ये देखिए जो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये कि द्विवेदी युग कब स्टार्ट होता है, 1850 से 900 ईसा, जो द्विवेदी युग का जो टाइम है 1850 ईस्वी से ईस्वी से 900 ईस्वी तक है। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं। भारतेंदु के बाद आ जाता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय है 900 ईस्वी से 920 ईस्वी। खड़ी बोली और हिंदी साहित्य में सौभाग्य से 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक का भार संभाला। ठीक है, देखिए सरस्वती पत्रिका पूछ ली जाती है कि सरस्वती पत्रिका किसने प्रकाशित की थी, तो ये कितने की थी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की थी। ठीक है, संभाला और सरल शुद्ध भाषा में प्रयोग में हिमायती थे। वे लेखकों की वर्तनी अथवा व्याकरण संबंधित त्रुटियों का संशोधन स्वयं करते चले थे। उन्होंने हिंदी को परिष्कार का बीड़ा उठाया और उसे बखूबी अंजाम दिया। गद्य तो भारतेंदु युग में ही सफलतापूर्वक खड़ी बोली में लिखा जा रहा था। अब पग की व्यापारिक भाषा भी एकमात्र खड़ी बोली प्रतिष्ठित होने लगी थी। इस प्रकार ब्रजभाषा जिसके साथ भाषा शब्द जुड़ा है अपने क्षेत्र में सीमित हो गई, अर्थात बोली बनकर उनके मुकाबले में खड़ी बोली जिसके साथ बोली शब्द लगा है भाषा बन गई और इसका नाम हिंदी हो गया। अब खड़ी बोली दिल्ली के आसपास मेरठ जनपदीय बोली नहीं रही, अब तो वो जनसाधारण की भाषा बन गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब आगे चलते हैं। आगे इसमें आ जाता है स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में जब विकास की बात आ जाती है तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि देखिए
जो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा जो होगी वो क्या होगी? राजभाषा होगी, जो देश के राजकीय कार्यों को करने के काम में आएगी। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, जो भाषा देश के राजकीय कार्यों को करने के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। ठीक है, राजाओं नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा कहते थे। हमको एक तो ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं। मैं आपको यहाँ से कुछ सेलेक्टेड पॉइंट ही कराऊंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम में लगभग बहुत ही कम चांसेस हैं। ठीक है, एक देखिए ये आ जाता है सबसे पहले यहाँ पर, चौथा वाला पॉइंट है, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप में राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा, हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया था? 1949। ठीक है, 14 सितंबर एक तो हिंदी दिवस के रूप में, और एक 14 सितंबर 1949 आपका याद रखना है। 14 सितंबर 1949 इसको क्या गया था? संवैधानिक रूप में राजभाषा के रूप में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। देखिए आगे मैं इम्पोर्टेंट ही आपको पॉइंट बताऊंगा, फालतू का चीज़ नहीं बताने वाला इसमें। चलिए अब देखिए राजभाषा की संघ की जो भाषा है, संघ की जो राजभाषा है, इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया गया है, आपको भी पता होना चाहिए। तो देखिए जो संघ की जो राजभाषा है, इसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा कहा गया है? 343 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 343। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, और इसमें देखिए संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद 343 ये कहता है संघ की जो भाषा होगी देवनागरी लिपि होगी, अंकों का भारतीय रूप में अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक यानी 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले से प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद परंतु राष्ट्रपति उक्त पदावधि के दौरान संघ को शासकीय प्रयोजनों में किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा और भारतीय अंकों के राष्ट्रीय रूप में अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग अधिकृत कर सकेगा। यानी देवनागरी जो लिपि है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। संसद उक्त 15 वर्षों की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों की देवनागरी का रूप ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो कि विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। ठीक है, और अनुच्छेद 344 क्या कहता है? राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत, यानी जो राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष के बाद और संसद की जो समिति है वो 10 वर्ष के लिए इसको जो देवनागरी की अंकों के देवनागरी लिपि का जो रूप है उसको संघ की भाषा कामकाज के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अभी अनुसूची देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसको आपको छुड़वाऊंगा तो है तो नहीं बिल्कुल भी, और इस तरह से कराऊंगा कि आप इसको कभी भूलेंगे भी नहीं। देखिए 8वीं अनुसूची सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कोई भी अगर भाषा हमको जोड़नी है तो वो किस अनुसूची में जुड़ेगी? संविधान की 8वीं अनुसूची में जुड़ेगी। ठीक है, तो हिंदी को भी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत ही रखा गया है। अब 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाएं। एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि हमारी संविधान में कितनी भाषाओं को प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है या कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? सबसे पहले मान्यता प्राप्त है 22 भाषाओं को, इनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इस अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाएं थी। आरंभ में कितनी थी? 14 थी। अब कितनी है? 22। ठीक है, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है, थी। बाद में सिंधी को 11वां संशोधन 1967 में
और तत्पश्चात कोंकणी को, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संशोधन में 1992 में शामिल किया गया, जिससे इनकी संख्या 18 हो गई। तदुपरांत बोडो, डोंगरो, मैथिली, संताली को 92वां संशोधन 2003 में शामिल किया गया। इस प्रकार इस अनुसूची में 22 भाषा हो गई। ठीक है, आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन किस तरह से आता है, पूछ लेता है कि इनमें से 4 भाषा दे देता है, पूछ लेता है कि कौन सी भाषा इसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, कोई भी अलग भाषा इन 22 से अलग दे देगा, पूछ लेगा कौन सी भाषा हमारी संविधान के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनके अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, तो ये जो सभी भाषाएं हैं ना, इनका आप वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना और इन सभी को याद कर लीजिए। या फिर जिसके पास में लूसेंट की बुक है, क्योंकि मैं लूसेंट की बुक करा रहा हूँ, उसको इस वाले पॉइंट को विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी तरह से घुमा फिरा के यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजभाषा के विकास से संबंधित कुछ संस्थाएं थीं। केंद्रीय हिंदी समिति 1967 में नई दिल्ली, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के संबंध में चालू कार्यक्रमों के संबंध में स्थापित की गई। ठीक है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। और इसके आगे चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अधीन था, ये देखिए एक मैं बता देता हूँ बस, ये इनका टाइम तो कोई याद नहीं रखना। साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, केंद्रीय नेशनल निदेशालय, नई दिल्ली। ठीक है, इनको याद रख लेना, इनका टाइम कोई याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन, सूचना प्रसारण मंत्रालय में कौन कौन सी जो आते थे ये अधीन थे, इनमें प्रकाशन विभाग, फिल्म विभाग, पत्र सूचना कार्यालय नई दिल्ली और आकाशवाणी दूरदर्शन, इन सभी का ये क्रम है, ये टाइम है। इसमें इनको देखिए। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रभाषा व राजभाषा संबंधी कुछ विदित तथ्य हैं। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा दिया था। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1936 एवं हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस के विराट मंडप में राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिनकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद एवं जमनालाल बजाज ने की। ठीक है, तो ये हिंदी के बारे में कुछ तथ्य हैं, इनको ध्यान से देखना। और हिंदी सभा में, अरे ये किधर थोड़ा जूम हो जा, हाँ ये सही है। देखिए, हिंदी सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा, जिसका समर्थन शंकरराव देव ने किया। हिंदू संविधान सभा में राजभाषा के नाम पर हुए मतदान में हिंदुस्तानियों को 77 वोट तथा हिंदी को 78 वोट मिले। ठीक है, हिंदी को 77, हिंदुस्तानी को 77 और हिंदी को 78 वोट मिले। आज़ादी पूर्व हिंदी का समर्थन करने वाले, आज़ादी बाद हिंदी का विरोध करने वाले व्यक्ति श्री राजगोपालाचारी, सुनीत कुमार चटर्जी, हुमायूं कबीर, अजंत सनायन अयंगर आदि। मैं कभी भी हिंदी का विरोधी नहीं हूँ, उन हिंदी वालों का विरोध करता हूँ जो वस्तुस्थिति को नहीं समझकर अपने स्वार्थ के कारण हिंदी को लादने की बात सोचनी है, ये श्री राजगोपालाचारी ने कहा था। ठीक है, हिंदी अहिदों लोगों के लिए ठीक मानी जाएगी, उतनी ही विदेशी हैं जितनी कि हिंदी समर्थक के लिए है, ये भी श्री राजगोपालाचारी ने कहा था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाले राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह समूचे दक्षिण भारत को भूल जाता है। ठीक है, और इरोड़ वेंकट रामस्वामी ने ये बात कही थी। उसके बाद आ जाते हैं 1952 में विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पेट्टली श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक पृथक राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग पर आमरण अनशन करते हुए 58 दिन बाद 19 अक्टूबर 16 दिसंबर को अपनी जान दे दी। इसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों में गठन की मुहिम में तेजी आई। देखिए, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, भाषा के आधार पर जो गठित हुआ था राज्य, वो था आंध्र प्रदेश। सबसे पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात अपने शासन में क्रम पंजाबी, मराठी और गुजराती भाषा के साथ साथ हिंदी सहभाषा के रूप में घोषित कर रखा है। ठीक है,
तो दोस्तों आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपको कल की नई क्लास में, ठीक है। उससे पहले आपको एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप इस सीरीज को सभी के साथ शेयर करें। और देखिए, अभी ये पहला चैप्टर था, इसमें कुछ हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में हमने कुछ जाना था। आगे मज़ा आने वाला, और भी मज़ा आने वाला, मैं और भी अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम बोरिंग सा फील हो रहा होगा, मुझको पता है, लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन हमको ये पढ़ना है। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि रानी केत की कहानी किसकी है, और ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है, ये सब कुछ यहाँ से पूछ ले जाते हैं। अनुच्छेद पूछ लिया गया कि 343 अनुच्छेद है। कभी कभी भाषाएं पूछ लेता है कि कितनी भाषाएं, तो ये मैं आपको नहीं छुड़वा सकता था, ठीक है। तो इस सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने छोटे भाई बहनों के साथ, या फिर उस पर्सन के साथ, या उस व्यक्ति के साथ जो तैयारी कर रहा है जिसमें हिंदी आने वाली है, या फिर ऐसे लोग जो अपनी कोचिंग के लिए पैसे नहीं कर सकते, ऑफलाइन कोचिंग जा नहीं सकते, टाइम नहीं है, घर की जिम्मेदारियां हैं, उनके साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे कल की नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।